स्वागत है आपका तनुजा कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती है और इस मौके पर अपन महात्मा गांधी के बारे में कुछ एक चैप्टर लेके आ रहे हैं। तो आज का टॉपिक अपन शुरू करते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के बारे में आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो अपन स्कूलों के अंदर जब गांधी जयंती बनाते हैं तो इनके बारे में बेसिक डिटेल अपन वहीं डिस्कस करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, इनका पूरा नाम क्या है, इनकी पत्नी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है। तो उनके बारे में आज अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अपन आगे की जो बातें जो अक्सर कम डिस्कस करते हैं उनको आज करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि इनका जन्म जो बेसिक डिटेल है उनको ऊपर से देख लेते हैं। जन्म है वो 2 अक्टूबर को 1869 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो माता है वो पुतलीबाई है। गांधी जी की जो माता का नाम है वो पुतलीबाई है। और इनकी जो पत्नी का नाम अपन देखें तो वो थी कस्तूरबा बाई। पत्नी है वो कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी थी। अब इनकी जो बेसिक डिटेल थी उनके बारे में अपन ज़्यादा नहीं देखेंगे। अब अपन इनकी शुरुआत करते हैं इनकी जर्नी की कि इनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आए, क्या क्या घटनाएं घटी, किन किन घटनाओं से अपन हैं वो इनके प्रभावित हैं, ताकि अपन सब भी इनके बारे में जान सके। सबसे पहले अपन बात करते हैं 1887-88 के अंदर। तो महात्मा गांधी जी जो थे 1887-88 के अंदर अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए, बैरिस्ट्री मतलब वकालत करने के लिए ये इंग्लैंड गए थे। 1887-88 के अंदर ये इंग्लैंड गए बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए। तो वहाँ से ये वकालत करने के बाद 3 वर्ष बाद में ये वापस इंडिया आए 1891 के अंदर। अब इंग्लैंड गए थे बैरिस्ट्री की पढ़ाई, ये वकालत सीख के आए हैं तो यहाँ पे वकालत तो करेंगे। तो इन्होंने पहला जो केस लड़ा वो ये हार गए। तो ये निराश हो गए। उसके बाद में एक केस आया था 1893 के अंदर, जो इनकी जीवन के अंदर इस जो केस है उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1893 के अंदर हुआ क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक कंपनी थी अब्दुल्ला एंड कंपनी। कौन सी कंपनी थी? अब्दुल्ला एंड कंपनी थी। वहाँ से इनके पास एक केस आया। तो ये क्या किया 1893 के अंदर ये उस अफ्रीका के लिए रवाना हुए। 1893 अफ्रीका के लिए रवाना हुए, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। अब वहाँ पे उनके जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर तब घटित हुई जब ये डरबन से प्रिटोरिया की रेल यात्रा कर रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया के मध्य रेल यात्रा कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट क्लास का वहाँ टिकट ले लिया और उसके अंदर ट्रेन के अंदर बैठ गए। अब वहाँ पे क्या था, वहाँ भी अंग्रेज़ों का अधिकार था और जो काले और गोरे हैं उनके अंदर भेदभाव किया जा रहा था। तो अंग्रेज़ों ने गांधी जी को फर्स्ट क्लास डिब्बे के अंदर देखा तो उनको जचा नहीं तो उन्होंने गांधी जी को कहा कि आप उठो यहाँ से। गांधी जी ने कहा मेरे पास टिकट है फर्स्ट क्लास का। लेकिन अंग्रेज़ बोले कि आपको तो उतरना पड़ेगा। नहीं, जब गांधी जी नहीं माने तो उनको धक्का मार के नीचे उतार दिया गया। तो गांधी जी को इस घटना से गहरा आघात लगा और उन्होंने अपने अंदर ठान लिया कि जब तक ये जो भेदभाव यहाँ हो रहा है उसको जब तक मैं मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं अपने जो इंडिया है, अपने वतन है, वहाँ वापस नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से गांधी जी के जीवन की एक अहम घटना थी जो रेल के अंदर से उनको उतार दिया गया था धक्का मार के। चलते हैं फिर वहाँ पे क्या जो
दक्षिण अफ्रीका के अंदर उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी। वो क्या थे, टोल्स्टॉय नामक के व्यक्ति से काफ़ी प्रभावित थे वहाँ, टोल्स्टॉय। तो टोल्स्टॉय नाम से एक आश्रम उन्होंने वहाँ स्थापित किया, आश्रम की स्थापना कर दी। और जो आश्रम है टोल्स्टॉय, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला। वो क्या नाम था उसका, इंडियन ओपिनियन। वहाँ पे उन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम से एक समाचार पत्र निकाला। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गांधी जी ने, एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लेते हैं कि निम्न में से किस समाचार पत्र का संबंध गांधी जी से है, एक ऑप्शन दे देगा इंडियन ओपिनियन और बाकी और नहीं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। और कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि जो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र है वो किसने निकाल लेते। तो वो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी, उस समय वहाँ पे टोल्स्टॉय आश्रम से उन्होंने ये निकाला था। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, अपने गांधी जी के बारे में नेक्स्ट जो डिटेल अपन जानते हैं। गांधी जी वहाँ दक्षिण अफ्रीका में ये जो भेदभाव था उसको मिटाने की लिए कार्य कर रहे थे। तो एक बार क्या उन्होंने कि अपन सीधा इंग्लैंड ही जाते हैं और वहाँ जाके इसके बारे में बात करते हैं। तो वो इंग्लैंड जा रहे थे, गांधी जी इंग्लैंड जाने के लिए समुद्री मार्ग से इंग्लैंड जा रहे थे। तो उस जो यात्रा थी दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड समुद्री मार्ग से वो जा रहे थे, उस दौरान उन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था हिंद स्वराज। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो ये हिंद स्वराज पुस्तक है वो अपनी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिंद स्वराज बहुत बार पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखी गई, यहाँ सम्मिलित करने वाला में आ जाता है। तो हिंद स्वराज पुस्तक है ना, बहुत बार पूछी जाती है, गांधी जी के द्वारा लिखी हुई है। दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे गांधी जी, दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड जा रहे थे, उस दौरान रास्ते के अंदर जलीय मार्ग से यात्रा कर रहे थे, उस दौरान ये बुक उन्होंने लिखी थी। अब इसके बाद में अपन अगले जो गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो उनके वतन वापसी के बारे में बात करते हैं कि वो वापस इंडिया कब लौटे थे। तो 1914 की बात है। 1914 के अंदर जब गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उन्होंने गांधी जी से कहा कि गांधी जी आप जो ये काम दक्षिण अफ्रीका में कर रहे हो उसकी ज़रूरत दक्षिण अफ्रीका में ही नहीं, भारत में भी उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी है, वो गोपाल कृष्ण गोखले ने जब उनसे आग्रह किया कि जो आप काम दक्षिण अफ्रीका में कर रहे हो उसकी ज़रूरत इंडिया के अंदर भी है, तो उनके आग्रह पे गांधी जी है वो भारत के लिए रवाना हुए। आग्रह पर गांधी जी है वो भारत रवाना हुए। जब भारत रवाना हो रहे थे तो उस समय एक दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति थे, स्मटस से जो व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि संत हमारी भूमि से जा रहा है, शायद हमेशा हमेशा के लिए। मतलब गांधी जी वहाँ इतने छा गए थे कि इतना मतलब उन्होंने वहाँ काम किया कि वहाँ हर लोग वहाँ के उनको इतना प्यार दे रहे थे, इतना वो वहाँ पे हर सब लोग उनको जानते थे, उनकी सम्मान करते थे। तो इस वजह से मतलब वहाँ गांधी जी को आज भी उनके बारे में काफ़ी चर्चा है। गांधी जी इतने महान व्यक्तित्व के धनी थे। तो उनको वहाँ कहा कि जब वो भारत रवाना हो रहे थे दक्षिण अफ्रीका से, तो स्मटन नामक जो व्यक्ति है उन्होंने कहा कि संत हमारी भूमि से जा रहा है, शायद हमेशा हमेशा के लिए। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक कथन दे देते हैं कि संत हमारी भूमि से जा रहा है शायद हमेशा हमेशा के लिए, निम्न में से किस व्यक्ति के लिए कहा गया है। तो ऑप्शन में आता है, कभी पूछ लेते हैं तो ऑप्शन महात्मा गांधी दिया हुआ है। इस प्रकार से अपन चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है गांधी जी के बारे में उन पर। अब गांधी जी है वो इंडिया वापस आ रहे थे, तो वहाँ से आए तो 6 से 9 जनवरी के बीच 1915 इंडिया वापस आ गए। और इसी दिन भारत के अंदर अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को अप्रवासी भारतीय दिवस गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के जो उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। अब जब गांधी जी है वो
भारत आ गए। भारत आ गए तो सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे जो साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती नदी के किनारे उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो साबरमती नदी के किनारे उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। अब एक बार क्या हो रहा था, यह घटना थी, लखनऊ के अंदर एक सम्मेलन हो रहा था। तो गांधी जी वहाँ बैठे हुए थे। गांधी जी के पास में एक राजकुमार शुक्ल नाम से एक व्यक्ति थे, वो बैठे हुए थे। तो राजकुमार शुक्ल क्या थे, चंपारण, बिहार के चंपारण से थे वो। तो वो गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। तो गांधी जी के पास आए और बोले कि गांधी जी एक बार हमारे चंपारण आकर वहाँ की स्थिति भी देखिए, वहाँ पे बहुत मतलब खराब हालत हो रखी है। तो गांधी जी बोले कि क्या हालत हो रखी है वहाँ पे, उन्होंने पूछा उनसे। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार आके खुद ही देख लीजिए। तब गांधी जी है वो एक बार, तो गांधी जी क्या आते हैं भारत के अंदर, जो पहले 3 आंदोलन आते हैं उनमें सबसे पहला यही आंदोलन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आए उसके बाद में पहला यही आंदोलन उन्होंने किया था। तो चलते हैं उनके आंदोलन, पहला आंदोलन चंपारण के अंदर सब ये तो पहला आंदोलन है उनका, देखते हैं। तो पहला आंदोलन था चंपारण बिहार का, चंपारण। और ये चंपारण कहाँ था, बिहार में। हुआ कब था ये, 1917 के अंदर। तब जैसे गांधी जी को चंपारण जाने का आग्रह किया था राजकुमार शुक्ल ने, तो गांधी जी गए चंपारण। अब वहाँ पे गांधी जी गए उससे पहले ही वहाँ गांधी जी के नारेबाजी चल रहे हैं, जैसे गांधी जी सेलिब्रिटी हो वहाँ के। तो वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था थी वो एकदम से मतलब ऐसे सोचने लगी कि कौन ये गांधी जी कौन है, इतना उनका क्रेज हो रहा है। तो जैसे गांधी जी चंपारण पहुंचे तो उससे पहुंचते ही उनको गिरफ्तार कर लिए। और गांधी जी बोले भाई कारण तो बताओ, ऐसे ही आप मतलब गिरफ्तार कर रहे हो, हमें यहाँ हो चल क्या रहा है वही नहीं पता, अब हमें गिरफ्तार भी कर लिए। तो वहाँ पे क्या भीड़ इतनी उग्र हो गई, तो पहले से उनके स्वागत के लिए इंतजार कर रहे थे और पुलिस उनको पकड़ के गिरफ्तार कर ली। तो पुलिस तो गिरफ्तार कर ली तो जनता है वो एकदम से उग्र होगी। तो उग्र होगी तो वहाँ काफी भीड़ इकट्ठा होगी, तो गांधी जी को छोड़ दिया। अब गांधी जी ने जब वहाँ चंपारण का जो कारण पूछा, वहाँ पे कारण जाना, कि जब तक कारण ही नहीं पता होगा तब तक वो क्या ही बोलेंगे। तो कारण उन्होंने जाना तो चंपारण के किसानों ने बताया कि हमसे यहाँ पे नील की खेती करवाई जाती है, नील की खेती। तो गांधी जी ने पूछा भाई नील की खेती करने में आपके क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है कि आप इसके लिए मतलब परेशान हो रहे हो। तो उन्होंने किसानों ने बताया कि हमें नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उस पर जब हम खेती करते हैं तो उस पर 3/20 भाग हमसे टैक्स लिया जाता है, मतलब 15% हमसे टैक्स लिया जाता है। 15% पर हमसे नील की खेती करवाई जाती है। अगर हम नील की खेती नहीं करते हैं तो हमसे तवान कर लिया जाता है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि तवान कर का संबंध कहाँ से है या क्या है तवान, ऐसा पूछ लिया जाता है कई बार, तो इनको ध्यान में रखना है। तो अब गांधी जी ने बोला कि ये तो गलत है कि आपसे एक तो जबरन नील की खेती करवाई जा रही है, फिर नहीं करते हैं तो आपसे टैक्स लिया जा रहा है। और नील की खेती एक न करने का एक कारण ये भी था कि तो नील की खेती करने से ज़मीन का उपजाऊपन नष्ट होता था। तो गांधी जी ने क्या किया, वहाँ पे आंदोलन किया। तो आंदोलन जब किया तो उनको ये जो 3/20 पद्धति है जो टैक्स वाला था उसे वहाँ छुटकारा मिल गया। और इस प्रकार से ये गांधी जी का पहला आंदोलन था चंपारण, वो सफल हुआ। और अब इस आंदोलन में एक बात ये भी आती है कि गांधी जी हैं उनको महात्मा की उपाधि कब मिली थी, तो वो उपाधि इसी आंदोलन के, चंपारण आंदोलन के सफल होने पर ही महात्मा की उपाधि मिली थी। और ये महात्मा की उपाधि किसने दी, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। इस प्रकार से गांधी जी का पहला आंदोलन था वो सफल हुआ और उनको महात्मा गांधी की उपाधि भी मिल गई और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन की सफलता पे कहा था।
अब चलते हैं उनके जो सेकंड आंदोलन है भारत के अंदर दूसरा आंदोलन था, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो दूसरा आंदोलन था खेड़ा का। और खेड़ा कहाँ, खेड़ा पड़ता है इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर ये खेड़ा पड़ता है। वहाँ क्या था, वो वहाँ पे आंदोलन का कारण ये था, ये एक बार तो ये हुआ कब था, उसको देखते हैं। ये 1918 के अंदर हुआ था। चंपारण वाला 1917 के अंदर हुआ था, और जो खेड़ा गुजरात का आंदोलन है 1918 के अंदर हुआ था। वहाँ का कारण क्या था, कारण ये था कि वहाँ पे 1918 के अंदर अकाल पड़ गया था, और अकाल पड़ गया तो किसानों के जो भूमि है उसके अंदर उपज नहीं होगी तो वो टैक्स जो मतलब उनका टैक्स नहीं चुका पाएंगे। लेकिन वहाँ पे क्या था, अकाल पड़ गया, फिर उपज नहीं हो रही, उसके बाद भी किसानों से टैक्स लिया जा रहा था। तो किसान क्या किए, बहुत परेशानी में आ गए। तो गांधी जी को बुला लिए, गांधी जी को बताया, वहाँ की स्थिति अवगत करवाया कि गांधी जी अकाल पड़ गया, फसल हुई नहीं, और जो अंग्रेज हैं वो हमसे टैक्स ले रहे हैं, हम कहाँ से चुकाए। तो गांधी जी ने कहा, गांधी जी वहाँ पे गए, जो गुजरात खेड़ा के अंदर गांधी जी गए, वहाँ पे विठल भाई पटेल के साथ वहाँ पे गए थे। तो वहाँ के जो किसानों को गांधी जी ने एक राय दी कि आप ना आपके खेतों में जो भी मतलब अकाल पड़ गया, लेकिन जो भी कुछ भी है, जो भी कुछ उगा है, उसको उपाड़ के ले आओ अपने अपने घर। तो उसको जब सभी किसान जो भी खेत के अंदर वो उपज हुई थोड़ी बहुत, उसको ले आए, टैक्स नहीं देंगे, और वो सब ले आए। इसके बाद में अंग्रेजों ने क्या किया कि कोई स्पष्ट घोषणा तो नहीं की कि आपसे टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने टैक्स लेना बंद कर दिया, टैक्स लेना बंद कर दिया। तो इस एक तरह से देखे तो उन्होंने टैक्स लेना बंद कर दिया। तो ये भी एक आंदोलन के मतलब उनका आंदोलन सफल बताता है कि उन्होंने, अंग्रेजों ने टैक्स लेना बंद कर दिया। तो गांधी जी ने मतलब शुरू में 3 आंदोलन किए। उनमें अपन ने पहला आंदोलन देखा था चंपारण बिहार, जो 1917 के अंदर हुआ था। चंपारण बिहार 1917 के अंदर हुआ था। वहाँ भी क्या किए, वो सफल हुआ था, नील की खेती करवा रहे थे। और ये दूसरा जो था खेड़ा गुजरात का था, वहाँ काल पड़ गया था, तो उनसे टैक्स नहीं चुका पा रहे थे, तो गांधी जी ने वहाँ भी उनको सफलता दिलवाई। अब क्या, अगला जो आंदोलन गांधी जी का था, वो था एक अहमदाबाद मिल मजदूर वाला। इसको देखते हैं अपन। अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर का जो आंदोलन है, ये भी गुजरात के अंदर हुआ था और 1918 के अंदर हुआ था। पहला जो आंदोलन था चंपारण बिहार 1917 के अंदर हुआ था, दूसरा खेड़ा वाला 1918 के अंदर हुआ था, और अहमदाबाद मिल मजदूर वाला भी 1918 के अंदर हुआ था। अब आपको ऊपर से इसको बता देते हैं कि अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन है, उसकी एक स्टोरी बताते हैं। वहाँ पे क्या था, ये जो आंदोलन था या लड़ाई थी, वो मालिक और मजदूर के बीच में थी। और 1918 का जो टाइम था, उस समय भारत के अंदर एक महामारी फैली हुई थी, प्लेग महामारी भारत के अंदर फैली हुई थी। तो प्लेग महामारी के दौरान जो पहले जो मिल के अंदर जो मजदूर काम करते थे, उनको बोनस मिलता था। मतलब जहाँ प्लेग बीमारी के अंदर काम कर रहे हैं, तो बोनस तो मिलना ही चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, जो मालिक थे उन्होंने बोनस बंद कर दिया, बोनस कर दिया बंद। तो इसके लिए मजदूरों ने क्या किया, बोनस बंद कर दिया। तो अब परेशान तो होंगे, क्योंकि प्लेग महामारी है, बीमार हो गए, बोनस की तरह डेंजरस काम है। तो उसके बाद में वो क्या परेशान हो गए। मजदूरों की मांग क्या थी, मांग थी 50% बोनस की। तो उन्होंने मालिक से मांग की कि हमें 50% बोनस तो मिलना ही चाहिए। तो मालिक ने कहा नहीं मिलेगा। ज़्यादा किया तो उनको बस 20% बोनस की बात मालिकों ने की कि हम आपको 20% बोनस दे सकते हैं। जो मजदूरों ने कहा कि हम तो 20% बोनस के अंदर काम नहीं होगा अपना, तो उन्होंने गांधी जी को बुला लिया। गांधी जी को वहाँ बताया कि हमारे अंदर ये हो रहा है। तो देखो गांधी जी जो थे, हर मतलब वहाँ की स्थिति कहीं भी अगर गलत हो रहा है तो उनके साथ हो जाते थे। तो अपन गांधी जी के बारे में इतना कुछ जानते नहीं है, लेकिन देखो जहाँ भी पढ़ते हैं तो उनके बारे में यही अच्छी चीज़ें पता चलती है कि वो जहाँ अगर गलत हो रहा है तो वो साथ देते थे। तो मजदूर और गांधी जी के पास गए, उनको अपनी स्थिति से अवगत कराया। तो गांधी जी ने उनको आग्रह किया कि आप भूख हड़ताल पे बैठ जाइए। गांधी जी ने उनको कहा कि आप भूख हड़ताल
भूख हड़ताल पर बैठ जाइए। तो मजदूर क्या किए, भूख हड़ताल पर बैठ किए। अब 3-4 दिन हो गए, मजदूर बेचारे भूखे मर रहे हैं। तो और जो मालिक थे वो मान नहीं रहे। तो मजदूर गांधी जी के पास फिर बोले गांधी जी को कि गांधी जी हम तो भूखे मर रहे हैं और आप खाना खा रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी भी उनके साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब जो आंदोलन था, गांधी जी और मजदूर दोनों क्या किए, भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो जैसे ही गांधी जी बैठे तो आंदोलन को क्या एक गति मिल गई। एक मतलब आंदोलन में जो मजदूर थे उनका हौसला क्या बढ़ गया, हौसला बढ़ा, और जो मालिक था उनका हौसला कमजोर हो गया। तो उन्होंने क्या किया, समझौता किया। एक मजदूरों से मालिकों ने एक समझौता किया और बोले कि आपको 20 की जगह 35% बोनस मिल जाएगा, और इस पर समझौता कर लिया गया। इस प्रकार से ये जो आंदोलन था अहमदाबाद मिल मजदूर वाला गुजरात के अंदर, ये भी गांधी जी का सफल हुआ। तो देखो 3 आंदोलन है गांधी जी के शुरू के अंदर, लेकिन कभी क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कौन से आंदोलन में की थी। तो उनका तीसरा आंदोलन था अहमदाबाद मिल मजदूर वाला। उसके अंदर गांधी जी ने क्या किया था, पहली बार भूख हड़ताल की थी। तो इस प्रकार से अपन गांधी जी के बारे में देख रहे हैं। अगले जो टॉपिक गांधी जी के बारे में अपन बात करते हैं, तो देखते हैं उनकी घटनाओं के बारे में। अब गांधी जी के जीवन के अंदर कई आंदोलन आए, उनके अंदर एक जो आंदोलन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट आंदोलन के बारे में अपन बात करते हैं कि बात थी 1920 की। 1920 के अंदर गांधी जी ने आंदोलन किया था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने किया। एक इसके कई कारण थे कि गांधी जी को आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो गांधी जी महान इंसान थे, उन्होंने कई मतलब गांधी जी को असहयोग आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी थी, इसके 3 इम्पोर्टेंट कारण हैं। एक तो था जलियांवाला बाग, अंग्रेजों के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, जलियांवाला बाग। गांधी जी के बारे में अपन देखते हैं कि उनके जीवन में जब उन्होंने जो भी गलत देखा, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, उन्होंने गलती की हो, तो उनके विरुद्ध वो खड़े हो जाते थे। वैसे ही देखते हैं कि एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, एक रॉलेट एक्ट काला कानून जिसको बोलते हैं, और एक था खिलाफत आंदोलन। इनको देखते हैं कि जलियांवाला बाग है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और रॉलेट एक्ट भी 1919 में आया था जिसको काला कानून कहते हैं, और खिलाफत आंदोलन है ये भी 1919 के अंदर हुआ था। तो इनकी मतलब ये जो गलत भारतीयों के साथ हुआ, उनके विरोध उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन जारी किया। तो असहयोग आंदोलन है उसके बारे में आगे अपन बात करते हैं कि ये 1920 के अंदर ये शुरू हुआ और 1922 तक ये चला। और शुरू होने की जो पुष्टि है वो नागपुर से हुई थी। इनके जो असहयोग आंदोलन है कि शुरू होने की जो पुष्टि है वो नागपुर से शुरू हुई, मतलब नागपुर से उसको माना जाता है। अब इसके अंदर मतलब असहयोग आंदोलन के अंदर गांधी जी और उनके जो सहयोगी हैं, जो गांधी जी का साथ दे रहे थे, वो कर क्या रहे थे, उनका उद्देश्य यह था कि जो अंग्रेज हैं उनका जो भारत के अंदर व्यापार है उसको ठप करवाना था। भारत के अंदर व्यापार को ठप करवाना उनका उद्देश्य था। गांधी जी के और उनका जो सहयोगी थे उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि वो मतलब अंग्रेजों का जो भारत के अंदर व्यापार चल रहा था उसको वो ठप करना उनका असहयोग आंदोलन के अंदर उनका मुख्य उद्देश्य था। तो पहले और सबसे पहले उन्होंने किया क्या, उन्होंने किया वहाँ पे जो विदेशी कपड़े हैं उनको मतलब उनकी होली जला दी। जो अंग्रेजों द्वारा जो उपाधियाँ दी हुई थी उनको क्या किया, उन्होंने वापिस अंग्रेजों को लौटा दी। तो गांधी जी ने भी एक उपाधि वापस लौटाई थी, वो थी केसर ए हिंद। केसर ए हिंद, गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों को वापस लौटाई थी। कई बार अपने एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है कि जो केसर ए हिंद की उपाधि है गांधी जी ने कब लौटाई थी या कौन से आंदोलन के दौरान लौटाई थी, तो उसको अपन यहाँ देख लिए हैं। अब जब आंदोलन अपने चरम पे था और 1920 से 1922 के अंदर ये चला गया, 1922 तक आंदोलन चल रहा था अच्छा खासा,
ऐसा लग रहा था कि भारत आज आज़ाद हुआ, कल हुआ। तो उस दौरान एक इतना अप्रिय घटना घटित होगी, तो उसको अपन देखते हैं। बात थी 5 फरवरी 1922। तो 5 फरवरी 1922 की बात थी। आंदोलनकारी चल रहे थे गोरखपुर यूपी के अंदर। जब एक आंदोलनकारियों की एक टुकड़ी जा रही थी गोरखपुर यूपी के अंदर, अपन बात करते हैं कि आंदोलनकारी जा रहे थे, तो रास्ते में एक पुलिस चौकी आ गई। तो पुलिस वालों ने आंदोलनकारियों को रोकने की कोशिश की। तो जैसे ही जो इसके अंदर एक तो 21 तो कांस्टेबल थे और एक थानेदार था। इन 22 लोगों ने आंदोलनकारियों को रोकने की कोशिश की। तो आंदोलनकारी क्या हो गए, उग्र हो गए। तो जो 22 लोग थे उनको उस थाने के अंदर कर दिया बंद। और जैसे उनको थाने के अंदर बंद किया और उनको लगा दी आग, और ये 22 लोग जिंदा जल गए। इनको आग लगा दी। तो ये जब जिंदा जल गए तो अहिंसा आ गई, और इस अहिंसा से गांधी जी है वो उनको धक्का लगा। और गांधी जी अपन जानते कि एक ऐसे व्यक्तित्व थे, वो हिंसा के विरुद्ध थे। तो ये जो हिंसा हुई है, 22 लोगों को मारा है, तो इसके विरुद्ध जरूर है गांधी जी दुखी तो होंगे ही कि 22 लोग को उन्होंने जिंदा जला दिया। तो गांधी जी का मानना ये था कि अपन कितना ही वो आंदोलन को ऊपर पहुंचा दे, लेकिन हिंसा नहीं करनी अपन को। और आदमी मर गए तो हिंसा तो हो ही गई। तो उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये जो घटना हुई, उसके जस्ट बाद में गांधी जी ने घोषणा की कि आंदोलन को बंद कर दिया जाए, हमें हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं है। और गांधी जी ने बारदोली से आंदोलन को बंद कर देने के निर्देश दिए। तो अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो असहयोग आंदोलन है उसको गांधी जी ने बंद करने के निर्देश दिए, वो कहाँ से दिए, कहाँ से सबसे पहले कहाँ आंदोलन को बंद करवाया। तो वो था बारदोली से आंदोलन को बंद करने के निर्देश दे दिए। और ये कब दिए थे, ये 12 फरवरी 1922 को दिया। चोरा चोरी कांड कब हुआ, 5 फरवरी 1922 को। अब जब आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था और आज़ादी मिलने ही वाली थी, इसी घटना हो रही थी, तो वहाँ पे और इस टाइम पे गांधी जी के द्वारा आंदोलन बंद करवाने की जो बात कही गई, तो जाहिर सी बात है कि ये गलत तो लगेगा सबको। तो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने गांधी जी को एक पत्र लिखा, उसमें कहा कि गांधी जी देखो, आंदोलन है वो अपनी चरम सीमा पे है, और इस समय अगर अपन आंदोलन को बंद करते हैं तो अपने देश के लिए ये दुर्भाग्य से कम नहीं होगा। लेकिन गांधी जी ने जब इस पत्र का रिप्लाई यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से दिया, यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से दिया कि हमें अहिंसा हिंसा कहीं भी बर्दाश्त नहीं है, और हमें हिंसा नहीं होने दूंगा, और आंदोलन बंद है। तो इस प्रकार जब गांधी जी ने आंदोलन को बंद करने की बात कर दी, तो आंदोलन हो गया बंद। तो उसके बाद में क्या हुआ, गांधी जी है वो गिरफ्तार हो गए। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया तो उनका जज जो उनको सजा सुना रहे थे वो थे जज सीएम ब्रह्मपुट ने उनको 6 साल की सजा सुनाई, और ये कहा कि गांधी जी आप इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं, आपको लोग इतना मानते हैं, तो अगर आपकी सज़ा 1 साल भी कम होती है तो उससे सबसे पहले खुशी मेरे को होगी। और इस प्रकार से उनको 6 साल की सज़ा सुनाएगी। लेकिन बाद में क्या हुआ, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनको 5 फरवरी 1924 को जेल से रिहा कर दिया गया। इस प्रकार गांधी जी को 1924 के अंदर वापस रिहा कर दिया गया असहयोग आंदोलन से। जब वो जेल गए उसके बाद में रिहा कर दिया। अब आगे अपन देखते हैं 1924 के अंदर आ गए अपन। तो 1924 में जैसे गांधी जी रिहा हुए तो उसके बाद जस्ट बाद में गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। तो गांधी जी हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी सिर्फ एक ही बार बने थे, और वो बेलगांव कर्नाटक के अधिवेशन के अंदर गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब उनके बारे में आगे अपन बात करते हैं।
अब गांधी जी को 1920 के अंदर गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। उसके बाद में कुछ घटनाएं घटी। एक तो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, अपने एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट इसलिए बता रहे हैं। काकोरी ट्रेन डकैती यह हुई थी 1925 के अंदर। और एक हुआ था सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। सैंडर्स की हत्या यह हुई थी 1929 के अंदर। ये कई बार पूछ लेते हैं, इनको आप याद रखिएगा। फिर गांधी जी ने क्या किया था 1924 के बाद में 1925 के अंदर, जब गांधी जी ने सोचा कि गाँव के जो लोग हैं उनको आंदोलन से कैसे जोड़ा जाए ताकि आंदोलन को और मजबूत बना सके, तो गाँव के लोगों को आंदोलन से जोड़ने के लिए उन्होंने कुछ रचनात्मक कार्य किए। गाँव वालों को उनको बताया कि आप मतलब कुछ काम करें, कपड़ा बनाने, सूत काटना, चरखा चलाना जैसे कुछ काम करें जिससे उनकी गरीबी दूर हो। और गांधी जी का क्या उनसे पर्सनल कांटेक्ट भी बने जिससे वो आंदोलन के अंदर उन लोगों को जोड़ सके। इस प्रकार जब बात करते हैं अपन आते हैं 1930 के अंदर। 1930 के अंदर गांधी जी ने 11 जो मांगे थी वो इरविन के सामने रखी। इरविन, जिनको 11 सूत्री मांगे भी कहते हैं। इन 11 सूत्री मांगों को जब इरविन के सामने रखी, इरविन जो थे अंग्रेज थे, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है गांधी जी फिर नाराज होंगे। तो नाराज इनमें क्या थी, 11 सूत्री मांगों में एक मांग थी कि जो उनको भारतीयों को नमक नहीं बनाने दिया जा रहा था। तो गांधी जी क्या हुए, जब उनकी मांगे नहीं मानी तो गांधी जी नाराज हुए और उन्होंने क्या किया कि अब नमक कानून तो तोड़ना ही है। तो उसके बाद में उनकी बात करते हैं अपन। 1930 के अंदर उन्होंने एक आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब उनकी 11 सूत्री मांगों को नहीं माना तो उन्होंने आंदोलन किया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस आंदोलन को शुरू किया 1930 में। और ये जो आंदोलन थे गुजरात, इस आंदोलन के अंदर दांडी यात्रा गांधी जी ने की थी। वो 24 दिन की दांडी यात्रा है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर क्या हुआ था, गांधी जी है साबरमती आश्रम से उनको रवाना हुए। इसके बारे में आपको कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये गांधी जी मतलब कौन से आश्रम से रवाना हुए, कितने दिन उस यात्रा में लगे, कितनी तारीख को रवाना हुए, कितनी तारीख को पहुंचे, जब आश्रम से रवाना हुए तब कितने लोग थे। ये सब क्या एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अपन देखते हैं गांधी जी जो शुरुआत हुए थे वो साबरमती आश्रम से। कब साबरमती आश्रम से उन्होंने शुरू किया और ये शुरुआत कब हुई, यह हुई थी 12 मार्च को। और 12 मार्च को शुरू हुई और कितने लोग थे, 78 लोगों के साथ उन्होंने पैदल यात्रा शुरू की, दांडी यात्रा। ये लगभग एनसीईआरटी के अंदर तो ये जो यात्रा है साबरमती से दांडी वो 200 किलोमीटर दे रखा है, लेकिन ये वैसे 325 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन एनसीईआरटी का 200 किलोमीटर उन्होंने एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये 200 किलोमीटर की यात्रा है। अब उनकी बात करते हैं। गांधी जी साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ 12 मार्च को रवाना हो गए। अब जैसे मतलब दांडी की यात्रा, दांडी तक जैसे पहुंचे तो काफ़ी लंबी दूरी है, लोग जुड़ते गए। वो श्लोक नहीं है कि वो कारव बनता गया, लोग मिलते गए। ये वैसे तो काफ़ी लोग उनसे, लाखों लोग उनसे जुड़ गए। अब वो दांडी पहुंचे 24 दिन के बाद, 24 दिन की यात्रा उन्होंने की, पैदल यात्रा, तब जाके वो दांडी पहुंचे। और वो पहुंचे थे 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को दांडी पहुंच गए। वहां पे क्या उन्होंने समुद्र किनारे नमक बनाया, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। तो इस प्रकार से गांधी जी ने नमक कानून, दांडी यात्रा के माध्यम से उन्होंने वहां पे नमक बनाया और नमक बना के नमक कानून तोड़ दिया। अब इस प्रकार से गांधी जी का यह आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह भी उनका सफल हुआ। तो गांधी जी को अपन देखते हैं कि वो ऐसे ही बड़े आदमी नहीं बने। वो उनको लगा कि जहाँ भी मतलब लोगों के साथ, भारत के लोगों के साथ या किसी दूसरे देश के साथ, जैसे दक्षिण अफ्रीका भी वो गए थे, तो मतलब जिन लोगों के साथ गलत होता है वो उन्होंने देखा है तो वो उनके साथ जरूर हुए हैं।
अब अपन एक मतलब बात करते हैं गांधी जी के जैसे इधर एक तरफ आंदोलन चल रहे थे, दूसरी तरफ अंग्रेजों के एक घटना और चल रही थी, एक सम्मेलन चल रहा था, गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज, ये गोलमेज सम्मेलन अंग्रेजों के द्वारा चलाया जा रहा था। तो पहला सम्मेलन जो हुआ था वो 1930 के अंदर हुआ, दूसरा है वो हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932। तो इस प्रकार से जो 1930 के अंदर गोलमेज सम्मेलन हुआ उसके अंदर सिर्फ 89 लोगों ने भाग लिया और इसमें कांग्रेस गई नहीं, तो ये असफल हो गया। तो दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन था उसके अंदर 1931 वाले में तो जो अंग्रेज थे उन्होंने गांधी जी से समझौता करने के लिए इरविन को भेजा, और गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। ये 1931 के अंदर जब समझौता हुआ तो इसके अंदर गांधी जी ने कहा कि ये हुआ था, एक बार देखते हैं कब हुआ, कि ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, और 23 मार्च को क्या था, भगत सिंह को फांसी होनी थी। अब मतलब लोग ये कहते हैं कि गांधी जी ने जब ये 23 मार्च को भगत सिंह की फांसी होनी थी तो सबको पता था उस समय, तो गांधी जी ने जो और मांगे उनसे मंगवाई माननी थी अंग्रेजों ने गांधी जी की, तो एक मांग ये भी मनवा सकते थे अंग्रेजों से कि भगत सिंह की फांसी माफ कर दे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन गांधी जी ने इसके स्पष्टीकरण में बताया था कि मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन वो नहीं, उनकी फांसी को माफ नहीं करवा सके। तो इस प्रकार से गांधी जी ने गांधी इरविन समझौता है वो 5 मार्च 1931 को हुआ, और इसके बाद कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया दूसरे में, लेकिन तीसरे गोलमेज सम्मेलन में वो फिर से नहीं, अंग्रेज भाग नहीं लिए थे। इस प्रकार से गांधी जी के बारे में अपन बात किए हैं, काफ़ी अपने चर्चा कर ली है। तो गांधी जी का जीवन है वो, इसमें आंदोलन में भाग लेना, असहयोग आंदोलन हुआ, चोरा चोरी कांड, कई घटनाएं उनके जीवन में घटी। दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी वो आंदोलन किए, एक मतलब महान व्यक्तित्व के धनी थे उनको अपन। और इसके अब उनकी लास्ट में उनकी एक बात करते हैं कि उनका जो निधन है वो कब हुआ था, तो निधन की बात अपन कर लेते हैं एक बार। गांधी जी ने जब 30 बात करते हैं अपन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 की बात करते हैं तो गांधी जी थे दिल्ली के बिरला ऑडिटोरियम के अंदर। दिल्ली के बिरला ऑडिटोरियम जो उसके बाहर निकल रहे थे तो नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। इस प्रकार से एक महान व्यक्तित्व हमें हमेशा के लिए छोड़ के चला गया, लेकिन उनको अपन हम हमेशा उनको याद करते रहते हैं। उन महापुरुषों के जो पद चिन्ह उनके ऊपर अपन चलते हैं और अपन को उनके जीवन से काफ़ी सीख मिलती है। तो गांधी जी के बारे में अपन इतना ही पढ़ेंगे। पढ़ना तो उनके बारे में बहुत कुछ उनके बचा है, मतलब काफ़ी, मतलब ये टाइम तो बहुत ही कम पड़ जाता है उनके पढ़ते हैं तो लेकिन अपन इतना ही अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। धन्यवाद।